Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management Standard 12th Commerce, session number 16 of Financial Market. In last session I started trading procedure. We completed already 4 points of the trading procedure. Starting with that, first of all we have to open demat account. Then after for the buying selling we have to put order. और उसके बाद ऑर्डर में भी हमने दो टाइप देखे थे, लिमिटेड ऑर्डर एंड नेक्स्ट वन दैट वाज द मार्केट ऑर्डर. थर्ड पॉइंट था अंडर द प्रोसीजर दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड फोर्थ पॉइंट थ्रू द एग्जीक्यूशन द कॉन्ट्रैक्ट नोट विल बी प्रिपेयर्ड. तो ये चार डिफरेंट टाइप के ट्रेडिंग प्रोसीजर के पॉइंट हमने देखे थे. लेट्स स्टार्ट. ये प्रोसीजर है तो वन बाय वन सीक्वेंस में जाएगा. फिफ्थ वन आएगा. फिफ्थ वन है सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. वॉट एवर द ट्रांजेक्शन इज डन बाइंग सेलिंग, उसका एक सेटलमेंट होता है. राइट, कैसे ये होता है और कैसे क्यों और कौन ये करता है. क्यों होता है ये वो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि वो हम परचेज सेल करते हैं तो सेटलमेंट होना ही चाहिए. कैसे होता है? थ्रू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. लेट्स सी. द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज थ्रू सेटलमेंट हाउस इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. यानी यू विल परचेज और सेल्स द शेयर्स through the BSE, Bombay Stock Exchange. That particular transactions will be settled of securities, not whatever the securities are there, it is settled through the settlement house. उसका एक सेटलमेंट हाउस है, उसके जरिए ये सेटलमेंट होगा. वाइल NSCCL, दैट इज कीप इन माइंड द फुल फॉर्म फॉर वन मार्क, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. वंस अगेन, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्म्स द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन डन इन NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. यानी दोनों हाउसेस के लिए दोनों अलग अलग एक्सचेंजेस है और दोनों एक्सचेंजेस के लिए दो अलग अलग सेटलमेंट हाउसेस है. BSE के लिए सेटलमेंट हाउस, NSE के लिए NSCCL. ये दोनों जो भी परचेज सेल होते हैं, शेयर्स, सिक्योरिटीज, वॉट एवर और डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन द पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस थ्रू द ब्रोकर्स, उसको ये लोग सेटल करते हैं. सिंपल थिंग. सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन अकर्स आफ्टर अ डे ऑफ ट्रांजेक्शन और ट्रेड. यानी कि जो भी सेटलमेंट होता है परचेज सेल का, ट्रांजेक्शन के थ्रू हम जो भी लेते हैं परचेज या सेल करते, इट इज़ अकर्स आफ्टर अ डे ऑफ ट्रांजेक्शन और ट्रेड. तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है, अगर जो ट्रेड होता है उसके एक दिन बाद ये सब कुछ होता है. इसे हम T+2 बोलते हैं ना. यानी हर ब्रोकरेज हाउसेस, हर पर्टिकुलर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, एजेंट्स है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है, राइट, छोटे बड़े ब्रोकर्स है, ये सब कुछ इनको ये पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करते हैं. सो इट अकर्स आफ्टर अ डे ऑफ ट्रांजेक्शन. आज हुआ है तो एक दिन बाद उसका सेटलमेंट होगा, यानी जो भी ट्रेड हुआ है. तो ये है एक सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन. उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज. आपने शेयर परचेज किया है तो यू हैव टू पे द अमाउंट. और राइट, आपने परचेज नहीं किए हैं, आपने ट्रेडिंग किया है तो ऑन द स्पॉट आपका जो भी अकाउंट है वो सेटल हो जाएगा, वो ट्रेडिंग है. लेकिन अगर आपने डिलीवरी ली है, राइट, परचेस किया है, तो सिंपल आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा थ्रू द बैंक. और अगर आपने शेयर बेचे हैं तो आपको पैसा भी मिलने वाला है और सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी. यानी ये दोनों के लिए, परचेजर सेलर, दोनों इन्वेस्टर्स के लिए ये जरूरी है पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज. लेट्स सी. इफ द कस्टमर हैज़ परचेज द शेयर्स, पेमेंट फॉर द सेम इज टू बी डन प्रायर टू द पे इन डे. तो अगर कोई कस्टमर यानी कि इन्वेस्टर कोई शेयर परचेस करता है, कोई सिक्योरिटी परचेस करता है, राइट, शेयर्स परचेस करता है, यहाँ पर हम देख लें तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा सेम का वॉट एवर द पर्टिकुलर परचेज है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा प्रायर टू द पे इन डे. ये पे इन और पे आउट डे क्या है देखते हैं हम. तो पे इन डे के पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा. जनरली अब तो रूल्स सब कुछ चेंज हो गए, आपके अमाउंट जो भी है उसके हिसाब से ही आप परचेस कर सकते हो, राइट. मे बी प्लीजिंग होता है, वी कैन से कि आपके खाते में आपके पास बैलेंस नहीं था, आपके अकाउंट में शेयर हो, उसके बाद ही आप परचेस कर सकते हो. क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए पिछले कई सालों में, तो गवर्नमेंट ने, सेबी ने, RBI ने, सब ने मिलकर कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंज की हुई है इसकी. लेकिन सम ऑफ द पॉलिसी, सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम. आप पेमेंट करते हो, राइट, आपको परचेस करना है तो उसके लिए बैंक में अमाउंट होना चाहिए, बैंक का चेक देना पड़ेगा, राइट. नहीं देते हो विद इन सम टाइम पीरियड दे विल सेल योर शेयर्स.
कई सिक्योरिटीज़ तो ऐसी है कि अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ पर लेते हो, पूरे दिन में आपने डिलीवरी पर्पज़ पर नहीं लिया, तो बिफोर 320 और 325 और 327 330 को मार्केट ख़त्म हुआ होता है, अपने आप वो बिक जाएगी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा है, अगर आपने कोई इन्फॉर्म नहीं किया है ब्रोकर को, कुछ भी, ये सब सिस्टम ऑफ होगा है। तो इससे क्या होता है कि मे बी कस्टमर्स जो होते हैं कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लेकिन कस्टमर्स जो होते हैं कई बार पेमेंट नहीं करते, राइट, लंबे समय तक डिलीवरी को रखते हैं, तो ये सब सॉल्व हो जाता है। सो पे इन डे के पहले पेमेंट होना चाहिए अगर आप शेयर परचेस करते हो। इफ़ द शेयर्स हैव बीन सोल्ड, अगर आप शेयर्स सोल्ड करते हो, डिलीवरी ऑफ शेयर्स इज टू बी डन प्रायर टू पे इन डे, तो आपको डिलीवरी भी पे इन डे से पहले मिल जाएगी। ये दोनों याद रखो। व्हेन यू आर परचेसिंग द पर्टिकुलर शेयर, पेमेंट आपको देना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर बिफोर पे इन डे, और अगर आप शेयर सोल्ड करते हो, राइट, तो उसकी डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी पे इन डे से पहले, क्योंकि आपके पास शेयर है ना, आपके अकाउंट में शेयर है, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है, तो आपको देना ही पड़ेगा। ये सब काम ब्रोकर कर लेते हैं एक्चुअली, राइट। सो इफ़ कस्टमर हैज़ परचेज शेयर्स, डिलीवरी इज डन टू हिम ऑन पे आउट डे, तो अगर मैंने शेयर परचेस किए तो शेयर की डिलीवरी मुझे पे आउट डे पर मिल जाएगी। मुझे पेमेंट करना है पे इन डे से पहले, और मुझे डिलीवरी मिल जाएगी पे आउट डे के दिन, उसी दिन मिल जाएगी। और कस्टमर रिसीव्स मनी ऑन पे आउट डे इफ शेयर्स आर सोल्ड बाय द कस्टमर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख लो, इफ़ आई विल परचेज द शेयर्स, मुझे सिंपली पेमेंट करना पड़ेगा पे इन से पहले। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी पे इन डे से पहले। लेकिन जो मैंने परचेस किया है वो शेयर्स मुझे पे आउट डे के दिन मिल जाएगा, और मैंने जो सेलिंग किया है, जो भी टोटल शेयर हमने बेचे, तो उसका मनी भी मुझे पे आउट डे के दिन मिल जाएगा। तो ये वैसे तो दो ही चीज़ हुए, परचेस सेल, लेकिन पे इन पे आउट दोनों होगा। लेट्स सी व्हाट इज पे इन पे आउट। पे इन मीन्स द डे व्हेन द सेलर ऑफ द शेयर्स makes the delivery of the shares sold to the stock exchange through intermediary। तो ये एक दिन है, पे इन डे है, वो एक ऐसा दिन है जहाँ पर सेलर अपने शेयर की, जो भी उसने बेचा है, उसके डिलीवरी, राइट, शेयर की डिलीवरी जो सोल्ड की है वो स्टॉक एक्सचेंज को देता है थ्रू द इंटरमीडियरी, राइट। तो इंटरमीडियरी कौन है? डीपीस, राइट, ब्रोकर यानी कि। तो सेलर उनको डिलीवरी देता है। मैंने बोला ये सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, विद इन 1 सेकंड, विद इन 5 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड, नॉट मोर देन 5 और 10 सेकंड्स, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन कई बार समझ लो कि एक दिन गिन लो, ये एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है। जब आप शेयर करते हो, राइट, कोई इंटीमेशन नहीं दिया है, तो पूरा जो हो मार्केट ख़त्म होता है दिन में, सब कुछ सेटलमेंट हो ही जाता है, आपके खाते में शेयर है। हाँ, अगर डीमेट में शेयर नहीं है और आपने बेचे तो प्रॉब्लम, देयर विल बी ऑक्शन, तो आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, राइट, ये भी बहुत है। लेकिन ये सब कुछ आगे की बात है। अभी के लिए याद रखो कि पे इन क्या है, वो पे इन डे क्या है, द सेलर ऑफ द शेयर्स मेक्स डिलीवरी ऑफ द शेयर, यानी कि जिसने शेयर बेचे वो अपनी शेयर्स की डिलीवरी खुद देगा, राइट, जो स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने बेचा है थ्रू द इंटरमीडियरी। और पे आउट डे क्या है? द पे आउट डे मीन्स व्हेन स्टॉक एक्सचेंज मेक्स डिलीवरी टू द परचेजर। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज को शेयर मिलते हैं, और यहाँ पे आउट डे के दिन स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मिले हैं, राइट, वो उसकी डिलीवरी परचेजर को देता है, एंड द पेमेंट भी वो सेलर को देता है। तो यहाँ पर जो बीच में वो स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, सेलर को पे इन के दिन अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज को देने पड़ेंगे थ्रू द इंटरमीडियरी, और पे आउट के दिन जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, जो उसने शेयर लिए सेलर से वो परचेसर को देगा, और परचेसर से जो भी पैसे लिए वो भी वो सेलर को देगा। तो शायद अब आपके दिमाग में ये बात उतर गई होगी, पे इन पे आउट कैसे काम करता है ना। ये सब कुछ 2 दिनों में तो ख़त्म हो जाता है। अगर 2 दिनों में ख़त्म ना हो तो समझ लो कुछ प्रॉब्लम है, फिर 5-7 दिन तक वो खींचा जाता है, ऑक्शन होता है, और 2-3 दिन के बाद आपको पैसे भी मिलते हैं, और शायद अगर आपने शेयर बेचे, खाते में शेयर नहीं है, तो आपको अमाउंट देनी पड़ेगी, दैट इज द थिंग, क्योंकि शेयर कहीं से तो लाने पड़ेंगे ना, दैट इज द थिंग। सो ये पेमेंट अमाउंट ऑफ डिलीवरी एंड सिक्योरिटीज हुआ। लास्ट देख लेते हैं, इन्फॉर्म टू कस्टमर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर कस्टमर को सेटलमेंट की इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन जो किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। ब्रोकर विल मेक द पेमेंट टू द कस्टमर थ्रू बैंक इन केस ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो जो ब्रोकर है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर, सब ब्रोकर, इंटरमीडियरी जो भी है, वो पेमेंट कर देगा, राइट, सेलर को थ्रू द बैंक। उसके बैंक के थ्रू उसको अमाउंट मिल जाएगी, किसको? द पर्टिकुलर सेलर को।
एंड इन केस ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ब्रोकर विल मेक डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर कस्टमर के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में से ब्रोकर पैसे ले लेगा क्योंकि इट इज़ लिंक्ड, वो लिंक है तो उसके खाते में जो भी पैसे है वो डायरेक्टली हो जाएंगे। अब तो ये सब कॉमन हो गया है, जो भी अमाउंट है वो आपको डीमेट अकाउंट में डालनी पड़ती है, उससे आप परचेस कर सकते हो, उससे आप सेल कर सकते हो। उसमें भी जो अमाउंट आपने डाली है राइट, उससे ज़्यादा आप परचेस नहीं कर सकते हो, उसकी लिमिट बंधी हुई होती है राइट। सो ये सब कुछ है परचेस करने के लिए। सो यहाँ पर ब्रोकर क्या करता है, व्हेन द परचेजर परचेज द शेयर ही विल डायरेक्ट, ब्रोकर विल डायरेक्ट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। ये सब कुछ ब्रोकर नहीं करता है, आपने उसको परमिशन दी है एज ए इन्वेस्टर, आपने ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसको, उसके हिसाब से ही वही करता है। सो सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज इन्फॉर्म्ड टू द कस्टमर थ्रू द डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट आपका खुला हुआ है तो उसका सेटलमेंट आपको आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू मालूम पड़ जाएगा। और मैंने बोला कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में शायद कोई शेयर प्लस माइनस हुए तो CDSL एंड SDL जो भी डिपॉजिटरी आपको इन्फॉर्म कर देगी थ्रू द SMS, थ्रू द ईमेल, और ऑल्सो यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट नोट राइट थ्रू द सेटलमेंट हाउसेस, यानी कि सेटलमेंट हाउसेस इन्फॉर्म करता है, उसके हिसाब से जो ब्रोकर है वो आपको अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है। एंड देन आफ्टर लास्टली जो भी आपका रिसिप्ट पेमेंट होता है रिलेटेड टू मनी है वो आपको बैंक के थ्रू भी मालूम पड़ जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थियोरेटिकल आपको ऐसा लगता है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो इट इज़ वेरी इजी। इसके लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़े, उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, ऑर्डर डालना पड़े, एजुकेशन करवाना पड़े राइट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़े, सेटलमेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम, और उसके बाद दोनों साइड पेमेंट ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ मनी भी है, रिसीवेबल वट एवर। एंड लास्टली कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो पूरा जो मैंने आपको बताया दैट इज़ द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन शॉर्ट ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट ख़त्म करते हैं। डिपॉजिटरी सर्विसेज भी देखी हमने ट्रेडिंग प्रोसीजर भी देखा। मैंने बोला कि इन पर्सन आई विल गिव यू द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थ्रू द प्रॉपर टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। जब हम मिलेंगे तब ये बात बताएंगे, और मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा कि कैसे सब कुछ काम करता है। इट इज़ वेरी ईजी, आपको थोड़ा इंटरेस्ट रखना पड़े तो ही काम हो सकता है। सो ऑल्सो दैट्स द एंड ऑफ द आवर डिपॉजिटरी सेशन ऑल्सो। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द सेबी। यहाँ पर है दिखता है आपको सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पर हम देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव और सेबी के कई फंक्शंस हैं उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन इट शुड बी इन प्रॉपर मैनर, और वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। थैंक यू।